अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। क्या क्या खर्चे थे जो मैंने कल सवाल होमवर्क लिखवाया था, उसके बाद करो। इनडायरेक्ट लेबर का, इनडायरेक्ट लेबर कितना था, और इनडायरेक्ट लेबर अवेलेबल में से बेस्ट बेस लेबर आवर्स, क्योंकि इन्हीं को तो सपोर्ट करना है इन्होंने। मशीन 120 था टोटल। जी जी, डेप्रिसिएशन तो गलत कर दी है। 96.74 114.54। डेप्रिसिएशन के लिए मशीन आवर्स उस सवाल में इसलिए लगाया था क्योंकि वैल्यू अवेलेबल नहीं थी। एसेट की वैल्यू ने कंफर्म डेप्रिशिएट होना है, लेकिन ये नहीं कंफर्म कि मशीन आवर्स मेथड से होना है। जिस सवाल में मशीन आवर्स को यूज किया था ना, उसमें वैल्यू नहीं थी, तो मजबूरन मशीन आवर्स दिए थे, वरना वैल्यू है तो वैल्यू ने डेप्रिशिएट होना है। अभी पहुंच रहे हैं यार, पहुंच रहे हैं आंसर तक। एक बेस हमारी गलत हो गई तो उसे तो सारा आंसर यार, अभी उस दिन मैंने इतनी डिटेल से एक्सप्लेन नहीं की थी ये बात। सिर्फ उस लाइन का नंबर जाएगा बस, बाकी सब नंबर मिलेंगे। प्रोवाइडेड के बाकी सब सही किया है आगे, तो फिर मिलेंगे नंबर। जी, मैंने कल इंश्योरेंस को कोई एक्सप्लेन किया था कि वैल्यू क्यों लेते हैं? नहीं। अच्छा, इंश्योरेंस समझ लें। इंश्योरेंस का बिजनेस इस तरह से होता है कि अब जैसे किसी एसेट्स की इंश्योरेंस करानी है, तो इंश्योरेंस कंपनी वालों से ना हम एक टाइम पीरियड एग्री करेंगे, लेट्स से 1 साल, और इंश्योरेंस वाले उस 1 साल के लिए हमारे एसेट की इंश्योरेंस कर देंगे कि आइंदा कभी भी इसमें कोई भी नुकसान हुआ, हम इंश्योरेंस वाले कह रहे हैं हम आपको जेब से देंगे। इसके लिए वो हमसे एक फीस लेते हैं, उसको इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं। इसका ताल्लुक होता है कि एसेट की वैल्यू कितनी है। क्योंकि देखें, अगर गाड़ी है 25 लाख की गाड़ी है और इंश्योरेंस हुई है उस गाड़ी की, और अगर वो गाड़ी चोरी हो गई
तो इंश्योरेंस वाले फिर उस गाड़ी के पैसे देंगे ना, तो उस गाड़ी की वैल्यू कितनी है तो नुकसान तो उस हिसाब से ही भरना पड़ेगा। तो इसीलिए इंश्योरेंस वाले ना इंश्योरेंस की जो फीस लेते हैं प्रीमियम, वो एसेट की वैल्यू के हिसाब से लेते हैं, और वो होती भी परसेंटेज में। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, इंश्योरेंस प्रीमियम परसेंटेज में होता है। इंश्योरेंस वाले कहेंगे लेट्स से अगर 5% है तो वो जिस एसेट की इंश्योरेंस करवानी है उसकी वैल्यू का 5%। तो इंश्योरेंस प्रीमियम का ताल्लुक होता ही वैल्यू से है, इसलिए नेट बुक वैल्यू इस्तेमाल की। और कोई था खर्चा? बस 184 मेरी फिगर्स ठीक है? Six five. Zero. 22. ओवरहेड्स को बांटा है पीडीज में। अब यहां से आगे प्रोडक्ट्स में चलना है। पीडी 1 बटेगा 40-60 में। पीडी 2 बचेगा 30-70 में। One four five. अब ये सारे ओवरहेड्स इन दो प्रोडक्ट्स में आ गए हैं। इनके यूनिट्स कितने हैं? 1500 और तो OAR बन गया 96 पॉइंट। इसमें बताएं, पूछें जो मुश्किलें पूछें जी। कौन सा? मैंने जो केस 2 बना के दिया था उसमें था कि अगर डिपार्टमेंट्स में नहीं तोड़ना या डिपार्टमेंट्स में तोड़ लिया हुआ है उसके बाद प्रोडक्ट्स में कैसे जाना है, वो तो मैंने अब बल्कि आप इस तरह कह लें कि मैं केस 2 शायद बनाता ही ना, मैंने केस 3 के लिए एक इंटरम चीज बनाई थी। मैं केस 2 से सिर्फ इतना, मैंने केस 2 बनाया क्या था? मल्टीपल प्रोडक्ट्स, सिंगल डिपार्टमेंट। तो मैंने केस 2 बनाया ही आपको असल में ये चीज सिखाने के लिए था। मैंने OAR पर यूनिट पूछा था। OAR पर यूनिट पूछा था मैंने। उसका सारा न्यूनतम यूनिट्स के साथ इसका स्केल क्या है? रुपीस पर आज चल रहा है, रुपीस पर यूनिट चल रहा है। अगर खाली ऊपर खाली रुपीस है तो किसी बात नहीं, यूनिट्स की देख। केस 2 पे दोबारा है। अब ये सवाल सामने आ गया ना, अब मैं केस 2 पे दोबारा बात करता हूं। ये वो बिजनेसेस फॉलो करेंगे जो ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट्स में नहीं बांटना चाहते, पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड्स को डायरेक्टली बस सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेट करना चाहते हैं। तो खर्चों के लिए सिर्फ प्रोडक्ट्स ही का ताल्लुक होगा खर्चों से। केस 2 उन बिजनेसेस के लिए होगा।
अच्छा, सवाल में स्टूडेंट कैसे पहचानेगा? देखें, सवाल ना, असल में जो सवाल है वो केस 1 और केस 3 है। केस 2 में आपको सिर्फ ये चीज सिखाना चाह रहा था, इसके लिए बनाया था। अब केस 2 का मैं कॉन्टेक्स्ट दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। हो सकता है कि बिजनेस डिपार्टमेंट्स के चक्कर में ना पड़ता हो, डिपार्टमेंट्स हों लेकिन वो खर्चों को डिपार्टमेंट वाइज ना बांटना चाहता हो, और वो क्या करता हो, पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड्स को सिर्फ प्रोडक्ट से ही रिलेट करता हो। अभी इसको आप फिलहाल ये मत सोचिए कि सर सवाल में हमें कैसे पता चलेगा। अभी केस 2 को सवाल पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचें, सिर्फ केस 2 कॉन्सेप्चुअली समझें बस। वो बिजनेसेस जो डिपार्टमेंट्स में ओवरहेड्स नहीं तोड़ना चाहते होंगे और वो सारी फैक्ट्री के ओवरहेड्स डायरेक्टली बस प्रोडक्ट से रिलेट करना चाहते होंगे, तो उनके पास प्रोडक्ट का OAR पर यूनिट निकालने के 2 तरीके हो गए। या तो पहले वो ओवरहेड्स की किसी एक बेस से OAR निकालें, अब वो मशीन आवर्स भी हो सकता है, लेबर आवर्स भी हो सकता है, और फिर उस OAR को यूज करके उनको प्रोडक्ट का OAR पर यूनिट बनाए। दोबारा, वो बिजनेसेस जो अपनी फैक्ट्री के ओवरहेड्स का हिसाब किताब डिपार्टमेंट वाइज नहीं करना चाह रहे और डायरेक्टली प्रोडक्ट्स तक पहुंचना चाह रहे हैं, क्या बात कर रहा हूं मैं, क्या हो रहा है? केस 2 एग्जाम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी नहीं बात कर रहा। अभी आप इसको इससे मत रिलेट करिए कि सर सवाल में कैसे पता चलेगा, कुछ नहीं होता सवाल, बस आप यहां कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। केस 2 बगैर एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट के समझें। वो बिजनेस जो अपने ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट्स में नहीं तोड़ना चाहता, वो डायरेक्टली उनका ताल्लुक प्रोडक्ट से बनाना चाहता है, उनके लिए था ये केस 2। खर्चों की लिस्ट थी, चाहे तो वो उन खर्चों को प्रोडक्ट वाइज तोड़ लें। अब जब खर्चे टूट गए, हर प्रोडक्ट का अपना अपना न्यूमरेटर आ गया, उससे वो OAR पर यूनिट निकाल लें, या फिर वो OAR पर यूनिट से पहले OAR कोई और बेस वाला निकालें और फिर उसको यूज करके फिर OAR पर यूनिट बनाएं। समझ आया सबको? इससे पहले कि दिमाग से निकले, कुछ ना कुछ लिखें अपने अल्फाज में। केस 2 का कॉन्टेक्स्ट मैंने कहा है। दोबारा सुन लें जी। अच्छा देखें, मैंने आपको ना जो भी नोट्स बनवाने हैं, मेरे लिए तो सारा कुछ जो है वो लेक्चर नोट्स हैं। मैंने तो आपको कहीं बुक से नहीं कहा कि बुक से पढ़ने, लेक्चर नोट्स हैं। जब मैं इतना कुछ बोर्ड पे लिखवाता हूं या आपको कुछ पॉइंट्स वैसे डिक्टेट करवा देता हूं, तो मैं आपको सारा कुछ ही डिक्टेट करवा दूं, अंग्रेजी तो नहीं खत्म हो जाएगी मेरे पास। फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स आपको कहता हूं कि इसको समझें और खुद अपने अल्फाज में लिखें। मैंने ना आपको सिर्फ और सिर्फ कैफ 3 की नीयत से नहीं पढ़ाना। मैंने आपको जो पढ़ाना है वो कैफ 3 पास करने के लिए भी है। आपका सीखना है ही कैफ में, उसके बाद तो आपने प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है। तो इसमें वो चीजें भी होंगी जो मैं चाहूंगा कि आप जब आर्टिकल्स में जाएं तो आप में कुछ मजीद बेहतरी आ चुकी हो। और इससे जो अगला पेपर है BFD, मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी आपको तैयार रखने की कोशिश करूंगा कि आप जब BFD में जाएं तो आप उसके लिए भी किसी हद तक प्रिपेयर्ड हो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको BFD पढ़ा रहा हूं अभी, लेकिन पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव ये है मेरा। देखें, अगर मैंने आपको अगर एक वो चाबी वाला खिलौना जो होता है, बचपन में कभी खेला हो, चाबी भरे तो अगर उसमें चाबी भरने का मकसद ही सिर्फ ये है कि सिर्फ ये वाली लाइन पार करानी है, तो बस उतनी चाबी भरेंगे जितने में बस वो लाइन पार करेगा और वही ठुस हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें चाबी भरने वाले ने ये भी अंदर टारगेट रखा है कि नहीं, वो उस दीवार के कोने तक पहुंचाना है, इसने बेशक अभी ना सही लेकिन उतनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें कन्वर्ट करनी है, तो फिर वो उस दीवार को टारगेट रख के भी चाबी भर रहा होगा। तो मैंने आपको ना पढ़ाना है कैफ 3, बिल्कुल कैफ 3 का पेपर पास कराने के लिए, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव से भी कि एक तो पेपर पास करना है, दूसरा इस तरह से सामने बिठा के बाकायदा सिखाना, ये कहां होगा बेटा जिंदगी में दोबारा। तो इसलिए मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा होता हूं, और आपके आगे जो आर्टिकल्स में जो जो मुश्किलें मैं समझता हूं कि आती हैं, मैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं तैयार कर रहा होता हूं।
और अभी एक और काम भी साथ जो शुरू कर लिया, पूरी जिंदगी के लिए, आखिरत के लिए साथ साथ तैयार करने के लिए मैंने यही अपॉर्चुनिटी लेनी है। तो आपको अगर मैं कुछ पॉइंट्स कहता हूं कि खुद लिखें, अब आप जरा अपना एनालिसिस करके देखिए, अगर आपके पास वो अल्फाज भी नहीं है जो आपने अपने ही लिए लिखने हैं, आपने खुद ही पढ़ना है और आप उन पे भी कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इंटरव्यू में आप क्या करेंगे जाके? यानी आप अपने आप से भी नहीं कह सकते, तो जब किसी से कहना होगा तो कैसे कहेंगे? सब तो नहीं ना दिल की बात समझेंगे, बताना पड़ेगा ना। तो अगर आप अपने लिए ही नहीं लिख सकते, अगर आप में इतना भी पोटेंशियल नहीं बन पा रहा कि आप अपने लिए कुछ लिख सकें, तो अंदाजा कर लें कि आगे क्या होने जा रहा है आर्टिकल में आपके साथ। तो मैं जो 2-4 पॉइंट छोड़ देता हूं कि आप लिखें, तो वो इसलिए कहता हूं कि आप खुद से लिखने वाले भी तो बने ना, खुद नोट्स लेने वाले बने। इसमें आपके अंदर ये स्किल बनेगा कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके उसको वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करना है कि कल को आप इसको रिट्रीव भी कर सकें। ये एक स्किल है। तो अगर सारा कुछ मैं आपको ही लिखवाऊंगा तो फिर ये चीज तो नहीं सिखा पाया, इसलिए कह रहा होता हूं। और उसमें भी अगर आपने यही करना है ना जो अक्सर लोग कर रहे होते हैं कि मेरे अल्फाज याद कर करके लिखने की कोशिश करेंगे, तो फिर मेरे अल्फाज याद करके लिखने से तो मैं अल्फाज ही बता देता फिर। तो बात को समझ जाएं, फिर अपने अल्फाज में लिखा करें। तो जो अभी भी नहीं समझ सके, एक दफा दोबारा केस 2 में आपको 2 कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं। केस 2 2 कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं। एक कॉन्टेक्स्ट, ये वो बिजनेसेस यूज करना चाहेंगे जिनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और वो फैक्ट्री के ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट वाइज नहीं तोड़ने में इंटरेस्टेड, वो डायरेक्टली प्रोडक्ट तक ही पहुंचना चाहते हैं। अब या तो वो ओवरहेड्स को प्रोडक्ट वाइज बांट लें, हर प्रोडक्ट का अलग न्यूमरेटर बन जाए, उससे हर एक का OR पर यूनिट निकल आए, या फिर वो कोई एक OR निकाल लें और फिर उस और वो फैक्ट्री वाइड OR होगा। फैक्ट्री वाइड, पूरी फैक्ट्री के खर्चे सिमटे होंगे उसके अंदर, कोई डिपार्टमेंट वाइज चीज नहीं होगी। और फिर वो उस फैक्ट्री वाइड OR को इस्तेमाल करके हर प्रोडक्ट का OR पर यूनिट निकाल ले। एक ये कॉन्टेक्स्ट बताया मैंने। अगर अभी भी कुछ समझने में कमी रह रही है तो बताएं, मैं फिर समझा देता हूं। चलें फिर, अब जो समझा है वो अपने लिए ऐसे लिखें कि जब आप कल पढ़ें तो आपको समझ आए कि आपने क्या लिखा। लैंग्वेज की कोई कैद नहीं है, जैसे मर्जी लिखें, उर्दू इंग्लिश जिस तरह मर्जी लिखें, अपने लिए लिखना आपने। कल आए थे परसों, उसमें मैंने एक सवाल को 2 तरह सॉल्व कराया था। एक मैंने पहले OR पर मशीन आर निकाला था 88 रुपए शायद, फिर उसको इस्तेमाल करके OR पर यूनिट बनाया था। एक ये बात की है मैंने कि एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका है जो दूसरा किया था कि ओवरहेड्स को प्रोडक्ट वाइज बांट लिया था। वही जो उस दिन मैंने 2 सवाल 2 तरीकों से करवाया था, यही 2 बातें की आज।
लिख लिया। केस 2 कराने का जो दूसरा मेरा मकसद था वो इसकी तैयारी था कि प्रोडक्ट वाइज बांटना, प्रोडक्ट वाइज खर्चों को बांटना आपको आ जाए। अब ये जो खर्चा बांटा है ये वाला नहीं, ये वाला सॉरी, ऐसे ये एक डिपार्टमेंट के खर्चे को बांटा है ना, PD1 को बांटा है। तो दूसरा मेरा केस 2 बनाने का मकसद आपको इसके लिए तैयार करना है। यानी बजाय इसके कि मैं केस 1 बताता और डायरेक्टली इस पे आता, तो मैंने एक इंटरम चीज बनाई थी जिसमें दो कॉन्टेक्स्ट हैं, एक जो पहले बताया और दूसरा मैं असल में इसकी तैयारी कराना चाह रहा था आपको। इसलिए मैंने वो प्रोडक्ट वाइज, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट के खर्चे को तोड़ना बताया था। तो हमने यहां पर यही किया, ओवरहेड्स को पीडीज में बांटा और अब जब पीडीज में बांट लिया तो हर पीडी के खर्चे को प्रोडक्ट में तोड़ लिया। तो दूसरा मैं बस सिर्फ इस स्टेप की तैयारी कराना चाह रहा था बस, वरना जो केस 2 था आप अगर उसको इग्नोर करके ये भी फॉलो कर लें तो यही है। ओवरहेड्स बस, OAR बस, OAR हो गया, OAR की कैलकुलेशन हो गई। नहीं, किसका ये है, लेकिन वो जो आज कराने लगा हूं ना उसके बाद हो सकेंगे। जी अभी ना नॉलेज के एतबार से तो आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन आज एक सवाल होमवर्क दूंगा, कल मजीद प्रैक्टिस कराऊंगा, मजीद होमवर्क दूंगा, कल फिर मैं इस चैप्टर को फुल स्टॉप लगाऊंगा, फिर परसों से नया चैप्टर शुरू कराऊंगा। है जी, OAR की कैलकुलेशन। आना है, बंद करना है। नुमान किधर गया? AC का रिमोट ये बल्कि यहीं से बंद नहीं होगा, इधर से ऑन है। वो स्विच बंद है क्या? रिमोट मंगवा दो यार। ईयर एंड पे आके ना 3 कैलकुलेशन हो रही होंगी। अच्छा, ये कैलकुलेशन जो भी मैं यहां नाम लिखूंगा ये क्यों हो रहा होगा, इसका इस्तेमाल क्या है, कब है, वो अगले चैप्टर्स में आएगा। अभी इस चैप्टर में सिर्फ कैलकुलेशन तक ही रहिएगा। यानी मैं आपको अगर अभी 3 चीजें कैलकुलेट करना बता रहा हूं, उनमें से 2 चीजें एक तो समझ आ जाएगी, दूसरी बाकी 2 चीजें ऐसी होंगी जो आपको उसकी वजह शायद अभी फौरन समझ ना आए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो अभी क्यों का जवाब नहीं है, अभी सिर्फ जो कैलकुलेट करना सिखाऊंगा वो कैलकुलेट करना आ जाए। बाकी अगले चैप्टर्स में जब जब इनका यूज आएगा तो वो उन चैप्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में ही समझाऊंगा। एक चीज कैलकुलेट की जाती है साल के एंड पे, क्योंकि अब पीरियड एंड हो गया, एक्चुअल FOH। अब जब साल एंड हो ही गया है, अब एक्चुअल पता लग गया है ना, तो उसकी कैलकुलेशन से मेरी मुराद ये है कि जैसे पहले हम OAR निकालते हुए प्रोडक्ट वाइज देखना चाह रहे थे, तो हम अब भी देखना चाह सकते हैं कि प्रोडक्ट वाइज एक्चुअली ओवरहेड्स कितने हुए, या जिस तरह OAR निकालते हुए
इसका भी रिमोट है। चले कोई बात नहीं। जिस तरह पहले हम साल के शुरू में OIR कैलकुलेट करते हुए ये कर रहे थे कि हर पीडी के ओवरहेड्स ले रहे थे, तो अब भी हम हर पीडी के एक्चुअल ओवरहेड्स जान सकते हैं। तो जब हम पहले भी टोटल ओवरहेड्स को, फैक्ट्री रेंट को पीडी वाइज बांट पा रहे थे, प्रोडक्ट वाइज बांट पा रहे थे, तो अब भी हम वैसे ही करेंगे। बस फर्क ये होगा कि पहले जितनी मेहनत हो रही थी वो बजटेड फिगर्स पे हो रही थी, अब वही सारा काम एक्चुअल फिगर्स पे हो रहा होगा। तो सेम जो भी पहले सीखा सेम। बस ये है कि अब डाटा एक्चुअल होगा, काम वही होंगे सारे, अपोर्शन वगैरह तरीका सब वैसे ही होगा। नहीं, OAR नहीं निकालेंगे, ओवरहेड्स तक, यानी आप कह रहे हैं कि जैसे OAR का न्यूमरेटर तक निकालते थे ना, तो वो ओवरहेड्स ही बांट रहे होते थे ना, वहां तक हमने करना। तो बाकी सब काम वैसे ही होगा, बस डाटा एक्चुअल होगा। क्या जी, क्या हुआ? जो न्यूमरेटर OAR का निकालते थे वो ओवरहेड्स है ना, बस वहीं तक ही है। OAR से जस्ट ऊपर जो न्यूमरेटर तक पहुंचते थे, बस अब किसी से डिवाइड नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, जिनको ये बात नहीं समझ आई, अभी मैं अगले 2-3 लिख दूंगा तो उनके साथ ये फिर रिलेट हो जाएगा। एक कैलकुलेशन जो साल के एंड पे ही होगी वो होती है अप्लाइड एफओएच। अप्लाइड एफओएच समझ ले क्या होता है, फार्मूला तो बता ही दूंगा, पहले समझ ले। साल के शुरू में OAR निकाला था 20 रुपए पर आवर, और साल में एंड रिजल्ट अब ये बना 2022 में चले कि वर्कर्स ने एक्चुअली जो काम किया वो 8000 घंटे काम किया। साल के शुरू में OAR निकाला था 20 रुपए पर लेबर आवर। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या थी कि जब 1 घंटा काम होगा तो 20 रुपए ओवरहेड्स आएंगे। साल गुजर गया और वर्कर से एक्चुअली 8000 घंटे काम ले लिया। अब अगर 8000 इंटू 20 कर दें तो 1,60,000, ये क्या चीज होगी? जो फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्चुअली आए, बजटेड, बीस इंटू 8000 का जो आंसर आएगा 1,60,000, ये एक्चुअल ओवरहेड्स नहीं होंगे। इनकी इंटरप्रिटेशन ये होगी कि हमने जो साल के शुरू में सोचा था कि 1 घंटा काम होगा तो 20 रुपए ओवरहेड्स होंगे, उस एतबार से ये जो साल में 8000 घंटे काम हुए, इतने काम के लिए 1,60,000 ओवरहेड्स होने चाहिए थे। अगर जो रेट सोचा था वही रहता तो साल में जो 8000 घंटे काम हो गया, इसके लिए 1,60,000 ओवरहेड्स खर्च होने चाहिए थे।
इसकी मिसाल क्रिकेट से समझाता हूं। वो जो कल इंडिया हारा है ना, वो और वो जो पिछले संडे को भी हारा था, तो मैं बता रहा था वो जो कल इंडिया हारा था, अच्छा चलें काम की बात। जब इनिंग्स खेलने के लिए टीम उतरी होगी तो हो सकता है उनको टारगेट ये मैनेजमेंट की तरफ से दिया गया हो कि 7 रन्स पर आवर पर नहीं पर ओवर 7 के रन रेट से स्कोर करना है, ये शुरू में उनको टारगेट दे दिया। अब 7 के रेट शुरू में लगाया, 20 ओवर्स गुजर गए, कितने रन्स होने चाहिए थे? 140। ये अप्लाइड है। जबकि एक्चुअली कितने हुए? 110। ये एक्चुअल है। तो जो OAR साल मैं बता रहा था, जो इंडिया हारा था ना कल, उसकी बात हो रही है। तो OAR जो साल के शुरू में कैलकुलेट किया था, अप्लाइड का कॉन्सेप्ट ये है कि इसको जिस एक्टिविटी से रिलेट किया गया था, जब साल एंड पे उस एक्टिविटी का एक्चुअल डाटा सामने आ जाएगा, OAR के मुताबिक कितने ओवरहेड्स होने चाहिए थे, ये अप्लाइड FOH है। इसकी और मिसाल देखें, अगर OAR 40 रुपए पर यूनिट था और 2022 में एक्चुअली 3000 यूनिट्स बनाए एक्चुअली, तो 3000 इंटू 40 क्या चीज होगी कि 3000 यूनिट जो एक्चुअली बने हैं, इनके लिए 1,20,000 ओवरहेड्स होने चाहिए थे। ये अप्लाइड है। और एक्चुअल क्या है कि एक्चुअली कितने हुए, ये एक्चुअल ओवरहेड्स है। जो 3000 यूनिट्स बने ना, उनके लिए कितने ओवरहेड्स हुए, ये एक्चुअल ओवरहेड्स है। और कितने होने चाहिए थे, 3000 इंटू 40, ये अप्लाइड है। और मिसाल, अगर OAR 40% ऑफ मटेरियल कॉस्ट था, तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? 40% मटेरियल कॉस्ट के जितने रुपए का भी मटेरियल इनकर होगा, उसके 40% के बराबर जो अमाउंट आएगी, उतने ओवरहेड्स भी हो जाया करेंगे। मिसाल के तौर पे ये जो नहीं इंडिया तो कल हारा है ना, वो तो गलत बात है। जो गोश्त खरीदा और उसका कीमा बनवाना है अगर, तो हो सकता है कि आपको घर से अब्बा ने पैसे देके भेजा हो कि गोश्त खरीदना है वहां से, और फलानी दुकान से जाके, फलानी दुकान से, वो ज्यादा अच्छा कीमा बनाता है, फलानी दुकान से जाके कीमा बनवाना है। अब उसमें ना वो आपको पैसे देते हुए या अपनी कैलकुलेशन करते हुए वो ऐसा हिसाब रख सकते हैं कि जितने रुपए का गोश्त खरीदना होगा, उसके 20% के बराबर कीमा बनवाई का खर्चा भी होगा। अब इस फार्मूले से फायदा क्या होगा कि जब उन्होंने 5000 रुपए का गोश्त खरीदवाना होगा आपसे, तो साथ वो 20% 1000 रुपए भी अलग देंगे कि कीमा बनवाना है। अब उसका इस्तेमाल हो रहा है जो उन्होंने रेट कैलकुलेट किया। तो 40% मटेरियल कॉस्ट का मतलब इंटरप्रिटेशन ये है कि जब भी कभी जितनी भी मटेरियल कॉस्ट इनकर होगी, उसके 40% के बराबर जो अमाउंट बनेगी, उतने ओवरहेड्स भी हुआ करेंगे। ये OAR था। अब 2022 एंड हुआ और 2022 में जो एक्चुअली मटेरियल कॉस्ट इनकर हुई वो ₹10 मिलियन इनकर हुई। 10 इंटू 40%, 4 मिलियन। क्या इंटरप्रिटेशन है कि इस साल जो 10 मिलियन की कॉस्ट आई है, हमें इसके लिए सपोर्ट के लिए 4 मिलियन के ओवरहेड्स खर्च करने चाहिए थे। ये अप्लाइड है। और एक्चुअल क्या है? जो एक्चुअली। तो अप्लाइड का फार्मूला बन गया OAR इंटू
ये बात समझ आती? अगर OAR रुपीस पर लेबर आवर था तो इनटू एक्चुअल लेबर आवर्स। अगर OAR 10% ऑफ प्राइम कॉस्ट था तो 10% इनटू एक्चुअल प्राइम कॉस्ट। अगर OAR 25 रुपए पर मशीन आवर था तो 25 रुपए इनटू एक्चुअल मशीन आवर्स। ये होते हैं अप्लाइड एफओएच। क्या जी? करने को किया जा सकता है, बिल्कुल जी। हाँ जी बोले। वो जो कल इंडिया हारा वो वाला है ना? हाँ रेट से, हाँ जी। रेट पे आपने 20 ओवर्स में करना है सर, उनको तो 20 ओवर्स का पता है, हमें तो एक्चुअल आवर्स का नहीं पता है, एक्चुअल मटीरियल का नहीं पता। मैंने ये कहा कि उनको टारगेट दिया गया था कि 7 के रेट पे स्कोर करके आना है। अब जब वो 20 ओवर खेल आए एक्चुअली, तो उनमें कितना रन होना चाहिए कहा था मैंने, तो मैंने भी यही कहा है यार। मैंने ना असल में सिर्फ मिसाल दी थी मैच की, तो चलो टेस्ट मैच कर लेते हैं। अगर उनको टारगेट टीम को दिया गया था कि जब भी जितने भी ओवर खेल के आना तुमने 5 के रेट पे स्कोर करके आना है, अब ये OAR टाइप चीज हो गई। फिर जब वो टीम सारी आउट होके आ जाएगी और वो 107 ओवर खेल के आई होगी, तो फिर 107 इंटू 5 इतना स्कोर होना चाहिए था। ये अप्लाइड का कॉन्सेप्ट है। अप्लाइड क्या जी? इसकी तरफ ध्यान ही ना दे, एसी की तरफ। ये क्या होगा? दोनों का डिफरेंस, अप्लाइड और एक्चुअल का डिफरेंस। ओवर अप्लाइड क्या होगा? अगर अप्लाइड और एक्चुअल में से क्या ज्यादा हुआ? अप्लाइड। बस जबरदस्त, देखो इतनी आसान है कॉस्ट। तो अप्लाइड एफओएच और एक्चुअल एफओएच का जो डिफरेंस है वो अंडर या ओवर अप्लाइड। तो साल के, अच्छा आपको सवाल में ऐसे नहीं कहा होगा कि आपको जो सर ने ईयर एंड कैलकुलेशन सिखाई थी, ईयर एंड कैलकुलेशंस कर दें। इनमें से कुछ नाम लेके पूछा ही जा रहा होगा। ये तो मैंने आपको वो सारा कुछ पॉसिबल बताया जो जो हो रहा होता है। अब उनमें सवाल में क्या करना है, सवाल के डेटा से पता चलेगा। applied approach model actually approach does something possible actual zero applied हाँ अच्छा, एक बात मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं उसको अंडरस्टूड ले गया था। अप्लाइड और एक्चुअल का डिफरेंस या तो ओवर अप्लाइड होगा या अंडर अप्लाइड होगा। किन हालात में हम कहेंगे ओवर अप्लाइड है? अगर अप्लाइड एक्चुअल से ज्यादा है, और अंडर अप्लाइड अगर अप्लाइड एक्चुअल से कम है। ये एक बड़ा मुश्किल सवाल आ गया। अगर दोनों बराबर आ गए तो फिर अंडर ओवर अप्लाइड नहीं होगा। मतलब फिर अंडर ओवर अप्लाइड नहीं होगा ना। फिर कुछ डिफरेंस है तो अंडर ओवर अप्लाइड है, डिफरेंस नहीं है तो नहीं है। फिर ये बात ही नहीं है फिर अंडर ओवर अप्लाइड। क्या जी? जी बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा अब आ जाइए आप, अब प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। इस चैप्टर में बातें हो गई खत्म, अब प्रैक्टिस है सारी। एक अभी क्लास में सवाल कर रहा हूं और एक फिर होमवर्क दे रहा हूं, इस तरह कल मजीद प्रैक्टिस कराऊंगा जी।
पहले हम OAR निकालते हैं, वो सारा बजटेड एक्सपेंसेस होते हैं सारे। तो ये जो OAR है, ये इसका ये जो साल के एंड पे करेंगे तो सारे हर कोई वगैरह बताऊं, ये OAR जो है वो बजटेड का नहीं होता। OAR बजटेड वाला ही होता है, एक्चुअल का कोई OAR नहीं होता। OAR चीज ही बजटेड वाली है, जो साल के शुरू में निकाला गया था वही OAR है। ईयर एंड पे कोई नया OAR नहीं निकलता। हमने साल के शुरू में जो OAR निकाला था ना, OAR वही था। अब साल के एंड पे जब एक्चुअल डाटा नजर आ गया तो अब ऐसा नहीं है कि हम कोई एक्चुअल OAR निकाल रहे होंगे। एक्चुअल OAR कोई चीज नहीं होगी, OAR वही है जो साल के शुरू में ही निकाला था। ऑटम 9 पे आए, ऑटम 2009। ऑटम यानी सितंबर अटेम्प्ट है 2009। और उसमें क्वेश्चन नंबर 2, सितंबर 2009, क्वेश्चन नंबर 2। ये सवाल मैं आपको डिस्कस करके होमवर्क दे रहा हूं, और ये सवाल कल वाली क्लास के लिए जरूरी है बहुत। ये आपने होमवर्क किया होगा तो कल वाले सवाल इसी के डिफरेंट वर्जन में पढ़ लीजिए। मैं आपको गाइड पूरा कर देता हूं, फिर ये होमवर्क है। और ये जो भी आपको एक पेज मिला है, ये इसका सॉल्यूशन है जी, उससे इख्तलाफ है मुझे। पेज अभी बांटा था, अगर नहीं मिला किसी को तो बता दें। अभी क्लास के शुरू में एक पेज बांटा गया है, उस पर लिखा हुआ है आरटी लिमिटेड ऑटम 9। किसी को नहीं मिला तो बता दें। चले, मिल गया सबको जी। पढ़ लीजिए, सवाल पढ़ने को कहा है। ऑटम 9 क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लें।
हाँ जी, पढ़ लिया। अच्छा, अब इस सवाल की रिक्वायरमेंट ए तो उन्होंने खैर रस्मन ही बना दी, रिक्वायरमेंट बी भी काफ़ी थी। 3 पीडीज हैं, 2 एसडीज हैं, और आप अगर डाटा देखेंगे डबल डाटा है, हर चीज़ डबल गिवन है, लेकिन एक बार वो बजटेड है और एक बार वो एक्चुअल गिवन है। सवाल की रिक्वायरमेंट बी क्या है? अंडर और ओवर अप्लाइड निकालना है, ठीक है। इसके लिए एक्चुअल चाहिए होगा और अप्लाइड चाहिए होंगे। अप्लाइड के लिए OAR चाहिए होगा। तो OAR जब हर पीडी का अलग अलग होता है तो फिर अप्लाइड भी हर पीडी का अलग अलग होगा, और जब अप्लाइड हर पीडी का अलग अलग होगा तो उसको कंपेयर करने के लिए एक्चुअल भी हर पीडी का अलग अलग होगा। अप्लाइड के लिए OAR चाहिए था और OAR निकालने के लिए बजटेड डाटा इस्तेमाल किया था। हर पीडी का OAR निकालने के लिए न्यूमरेटर कैसे बनाया था? तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हर पीडी का जो OAR था उसका जो न्यूमरेटर था इसमें उसके पीडी के खर्चे भी थे और एसडी का शेयर भी था। यानी जो OAR निकला था हर पीडी का, उसमें उस पीडी के ओवरहेड्स के साथ साथ एसडी का शेयर भी था। अब जब उसी OAR से अप्लाइड FOH निकलेगा और उसको कंपेयर करना होगा एक्चुअल से, तो फिर पीडी के एक्चुअल FOH भी ऐसे ही होने चाहिए, वरना तो कंपेरेबल नहीं है। अब आपको 2 दफा टेबल बनाना पड़ेगा, यानी एक दफा बजटेड डाटा का, तभी बजटेड डाटा दिया हुआ है, उससे OAR निकलेगा, उस OAR को यूज करके अप्लाइड निकलेगा, फिर इसी तरह हर पीडी का एक्चुअल निकालने के लिए फिर से टेबल बनेगा, तभी आपको हर डाटा का एक्चुअल भी बताया होगा। तो ये प्रैक्टिस के लिए बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है। सवाल समझ आया? नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आया? दोबारा सुन लेंगे। हर पीडी का अलग अलग OAR होता है, ये मैं पार्ट बी समझा रहा हूं। हर पीडी का अलग अलग OAR होता है, तो जब हर पीडी का अलग OAR होगा तो फिर अप्लाइड भी तो हर पीडी का अलग ही होगा ना। वैसे भी आपको रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? कंप्यूट डिपार्टमेंट वाइज, तो हमें हर पीडी का अलग अलग ये कंपैरिजन करना है। अप्लाइड के लिए OAR चाहिए, OAR निकालने के लिए हर पीडी का जो न्यूमरेटर था उसमें उस पीडी के ओवरहेड्स भी थे और सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट के बाद एसडी वाले भी शामिल हुए थे ना उसमें। तो जो पीडी का OAR होगा उसमें उस पीडी के ओवरहेड्स भी शामिल हुए और उसका एसडी का हिस्सा भी शामिल हुआ। अब जब उस OAR से जिसमें एसडी रिफ्लेक्टेड है अप्लाइड निकालेंगे और अप्लाइड को एक्चुअल से कंपेयर करेंगे, तो अब वो जो PD1 का एक्चुअल होगा उसमें सिर्फ PD1 के ओवरहेड्स होने चाहिए या एसडीज भी बटे होने चाहिए, ये बताया था। तो रिक्वायरमेंट बी के लिए हमें डबल दफा ये काम करना पड़ेगा, बजटेड के लिए भी, OAR निकालने के लिए और एक्चुअल के लिए भी। और सिर्फ उन्होंने एमी बिला वजही
पार्ट ए भी बना दिया, वरना पार्ट बी के लिए ये काम तो नैनी केस करना ही पड़ना था। तो बहरहाल चलो पार्ट ए को भी नाम दे दिया उन्होंने कि आप डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स बांट दे। तो अगर सिर्फ रिक्वायरमेंट बी भी होती तो भी यही काम करते। जी एक्चुअल किससे मल्टीप्लाई करके? OAR को किस एक्चुअल से? हाँ ठीक है, अप्लाइड आ गए। दिए हुए है ना यार। एक्चुअल में OAR नहीं निकालना, हर PD के एक्चुअल ओवरहेड्स तो बांट सकते हैं ना, ये वो है जी। आपकी बात ठीक है, तो हमें नैनी के बजटेड भी तो बांटने थे ना, तो आप पार्ट ए में दोनों ही बांट दें, पार्ट बी में भी तो उसको वर्किंग के तौर पे करना ही था, दोनों बांट दें। दोनों बांट के देखिए, पार्ट ए के आंसर में बांट दें या पार्ट बी के आंसर में बांट दें, बांट तो रहे हैं ना। अगर रिक्वायरमेंट ही सिर्फ पार्ट ए की होती तो फिर वो एक्चुअल पूछ रहा होता जी। एसडीज को बांटते हुए इस सवाल में कहा हुआ है कि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अगर ना कहा होता तो चाहे रिपीटेड कर लें चाहे साइमल्टेनियस कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन उसके लिए ये भी देखना होगा ना कि टू वे है भी कि नहीं। तो उसमें इस सवाल में है ना टू वे, दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं ना सपोर्ट। S1 S1 को कैसे करेगा यार? S1 S2 को सपोर्ट करेगा, S2 S1 को सपोर्ट करेगा। जब FOH निकालते हैं उसमें हम पर OAR क्यों नहीं निकाल रहे हैं? टोटल FOH हमारे पास आ गया, उसमें हम पर यूनिट क्यों नहीं निकाल रहे? यार ये साबका लाहेका क्यों है? साबका लाहेका पता है? ये मुझे बोर्ड बजाना साबका लाहेका लगता है। हर सवाल को सुनने से पहले बोर्ड बजाना पड़ता है, हर सवाल को सुनने के बाद बोर्ड बजाना पड़ता है। OAR ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ये साल के शुरू में ही निकाला जाता है, साल के एंड पे OAR का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, अगर वैसे हम जानना चाहें एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट तो जान सकते हैं, ओवरहेड्स निकाल लें, यूनिट से डिवाइड कर लें, एक्चुअल ओवरहेड पर यूनिट आ जाएंगे। उसको OAR नहीं कह रहे होंगे। एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बिल्कुल निकाली जा सकती है, लेकिन उसको OAR नहीं कहा जा रहा होगा। आपने पूछा ओवरहेड पर यूनिट निकाल सकते हैं, क्या नहीं निकालते? वो चीज ही नहीं है ईयर एंड की चीज। यानी आपसे कहें कि जी अब एक मैच शुरू हुआ है, उसमें तो हम कहें कि भाई आप क्या प्लान कर रहे हैं। अब जब मैच एंड हो गया तो तब तो ये नहीं कहेंगे ना आप इस मैच के बारे में क्या प्लान कर रहे हैं, खत्म हो गया वो। तो OAR प्लानिंग का पार्ट है, साल के शुरू में निकाला जाता है कि हमारा प्लान इस साल का क्या है, हमारा बजट क्या है। तो जब साल एंड हो गया तो फिर थोड़ी बजट उस साल का बनाएंगे। हाँ जी, समझ आ रही है 1608585 यहां से ऊपर से कर आया है, सब कुछ अप्लाइड है, सब चीज पूरे देना शुरू किया 156। यार आपने सॉल्यूशन भी देखना शुरू कर दिया। मैंने तकरीबन सॉल्व क्या होमवर्क दिया है करने के लिए, तो सॉल्यूशन क्यों देख रहे हो? सवाल सॉल्व करने के लिए होमवर्क दिया है। सॉल्यूशन क्यों डिस्कस करने लग गए? मैंने होमवर्क दिया है सवाल। कल सवाल करना पहले सवाल सॉल्व करना। पार्ट बी की रिक्वायरमेंट समझ आ गई? अच्छा, अब इस सवाल में एक टेक्निकल गलती है सवाल में, तो मैं वो है बजटेड ओवरहेड्स कहां पर 1200 नहीं आ रहे?
जी जी बाकी ओवरहेड को टोटल 1200 2000 हाँ हाँ बजटेड मशीन आवर्स को ऐड करके बजटेड ओवरहेड्स आ गए होंगे। हमने बजटेड मशीन आवर्स में बजटेड लेबर आवर्स ऐड किए होंगे, उसमें हमने बजटेड मटेरियल कॉस्ट ऐड की होगी और ये सारे ऐड करके बजटेड ओवरहेड्स का आंसर आ जाएगा। ऊपर वालों को ऐड क्यों कर रहे हैं भाई? ये इस टेबल में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है, इनको सबको प्लस नहीं कर देना है। कहीं आर्स हैं, कहीं मटेरियल है, कहीं सबको ऐड नहीं कर देना। ये होमवर्क है। इस सवाल में एक टेक्निकल गलती ये है कि तीन पीडीज हैं और तीनों के ओआर निकालने पड़ेंगे, तो ओआर निकालने के लिए फिर बेस भी बताई होनी चाहिए। तो कहाँ है बेस? टेबल की आखिरी लाइन में हर पीडी की बेस बताई हुई है। PD1 की बेस क्या है? ठीक है, बजटेड ओवरहेड्स लेंगे, मशीन आवर से बजटेड मशीन आवर से डिवाइड कर देंगे। PD2 की बजटेड ओवरहेड्स आएंगे सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट के बाद और उनको फिर बजटेड लेबर आवर से डिवाइड कर देंगे। PD3 की बेस क्या है? तो बस ये 75 कुछ नहीं है, मटेरियल कॉस्ट है तो मटेरियल कॉस्ट है। ये जो 75% है ना, ये कुछ नहीं है, इसको काट दें। ये क्या गलती है, क्यों है, ये आप जब कल सवाल करके आएंगे तो बताऊंगा कि मैं इसको गलत क्यों कह रहा हूं। यानी बेस मटेरियल कॉस्ट है, ओआर तो आपने निकालना है, तो ये 75% ऑफ वाली बात कट जाएगी। बेस में बस सिर्फ मटेरियल कॉस्ट लिखा होगा। ये गलती को मैं गलती क्यों कह रहा हूं, आप कल सवाल करके आएंगे तो ही समझा सकूंगा। तीसरे डिपार्टमेंट की बेस में मैंने 75% ऑफ कटवा दिया, बाकी मटेरियल कॉस्ट लिखा रह गया है। ओके, ये सवाल कल करना है। अब आज कर लीजिएगा, है जी। आपको इसका सलूशन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि जब सवाल में टेक्निकल गलती है तो फिर आईकेप तो सलूशन में भी तो गलती है ना, तो इसलिए मैंने आपको सलूशन दिया है। बाकी आप जब सवाल कल सॉल्व कर आएंगे तो इसको डिस्कस करते हुए मैं बता दूंगा कि इसको मैंने गलती क्यों कहा था। ये सवाल आपने सॉल्व करना है। अभी क्लास के लिए आप पढ़ लीजिए सितंबर 13। जी अभी टाइम है, अभी है, और ये सवाल पूरा नहीं होगा, लेकिन जितना कोई मैं सुबह वाली क्लास में करा चुका हूं उतना तो मैं करा ही पाऊंगा। सितंबर 13 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सितंबर 13। अच्छा, वो ऑनलाइन वाले कहते हैं बोर्ड पे सवाल लिख के दिया करें। मैंने आपको होमवर्क दिया है क्वेश्चन नंबर 2 ऑटम 9। ये होमवर्क कहाँ है, और अभी जो क्लास में अधूरा सवाल करने लगे हैं वो है ये ऑटम 9 दिया था, ऑटम 13। ये अभी पढ़ लें, 3-4 लाइनें तक पहुंच जाएंगे। सॉल्यूशन की 3-4 लाइनें, सवाल तो पूरे पढ़ना आपने। ये अभी करने लगा।
पढ़ लिया? पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, एक तो खैर बिजनेस का नेचर बताया हुआ है कि जैम मेकिंग में इन्वॉल्व है। पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है फ्रॉम द रिकॉर्ड्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो ये एक्चुअल डाटा है। सवाल की रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ईच कार्टन, सिर्फ ओवरहेड्स नहीं का कॉस्ट। लास्ट पैराग्राफ के अंदर यह बताया हुआ है कि एक बॉटल पे जो डायरेक्ट मटेरियल लगता है वो 36 का और डायरेक्ट लेबर लगता है और लास्ट टेबल के ऊपर लिखा हुआ है आफ्टर प्रोडक्शन द जैम bottles आर फाइनली पैक्ड इन अ कार्टन कंसिस्टिंग ऑफ 12 bottles। अब रिक्वायरमेंट पे वापस आते हैं। कॉस्ट ऑफ ईच कार्टन पूछिए, तो अगर हम एक बॉटल की कॉस्ट निकाल लें तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी, शाबाश। और कार्टन की कॉस्ट यानी मटेरियल भी, लेबर भी और ओवरहेड भी। तो जो सवाल की रिक्वायरमेंट है अगर हम कॉस्ट पर बॉटल निकाल लें जिसमें डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट
लेबर है और FOH है, डायरेक्ट मटेरियल है 36, 25, और एक बार FOH पर बॉटल निकल आएगी तो इनको सम करके कॉस्ट पर बॉटल बन जाएगी और उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट फॉर ईच कार्टन आ जाएगी। ये हो गई सवाल की प्लानिंग। तो अब हमें अगली चीज चाहिए FOH पर बॉटल। इसमें कोई कंफ्यूजन परेशानी? ये जो मैंने पहला पैराग्राफ, आखिरी टेबल के ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन और रिक्वायरमेंट, ये समझाइए। इनकी अंग्रेजी में कोई कंफ्यूजन किसी को? डायरेक्ट मटेरियल है ना, मैंने देखें जो जैम है वो झोलियां भर भर के खुला तो नहीं बेचते होंगे ना, बॉटल्स हैं। जो प्रोडक्ट है वो बॉटल है, तो उस बॉटल में पैक करना ये डायरेक्ट मटेरियल है। हाँ जी, अंग्रेजी में कोई मसला? पूछना तो पूछो यार कुछ। अब ये जो ओवरहेड्स दिए हुए हैं इनको डिपार्टमेंट्स से रिलेट करने के लिए डाटा बताया है, और इस सारे रश में से पहला टेबल और दूसरा टेबल, हमें अगर पर बॉटल चाहिए तो इन ओवरहेड्स का बॉटल से कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन तो बताया होगा ना, जिससे हम पर बॉटल तक पहुंच सकें। तो इन दोनों टेबल्स में बॉटल से क्या कनेक्शन बन रहा है? लेबर आवर्स पर बॉटल, लेबर आवर्स पर बॉटल। यानी अगर हम OAR नहीं, अगर हम एक्चुअल ओवरहेड पर आवर हर डिपार्टमेंट का कैलकुलेट कर लें, हर PD का ओवरहेड पर आवर, OAR नहीं कह रहा। देखें, कैलकुलेटर को तो हमने एक न्यूमरेटर देना है, उसको कुछ से डिवाइड करना है, वो तो आंसर निकाल देगा। अगर ये बजटेड होगा तो उसको हम OAR कह रहे होंगे, अगर एक्चुअल होगा तो वो ओवरहेड पर आवर होगा। तो अगर हम हर डिपार्टमेंट का, हर PD का ओवरहेड पर आवर निकाल लें, ओवरहेड पर आवर, तो उसको पर बॉटल तक कैसे पहुंचाएंगे? आर्स पर बॉटल दिए हुए हैं। जैसे एक है सिलेक्शन, इसमें एक बॉटल पे कितने घंटे लगते हैं? तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ओवरहेड पर आवर से, तो आंसर क्या बन जाएगा? रुपीस पर यूनिट बन जाएंगे। यही चाहिए। इसी तरह से दूसरा क्या है? जैम मेकिंग, इसमें कितने घंटे लगते हैं? तो इसको भी अगर हम रुपीस पर लेबर आवर से मल्टीप्लाई कर दें तो रुपीस पर बॉटल तक पहुंच जाएंगे। और इसी तरह से तीसरा क्या है? इसमें क्या है? अब हमें हर PD की ओवरहेड कॉस्ट पर बॉटल मिल जाएगी, और जब इन सारों को, इन पांचों को ऐड कर देंगे तो वो क्या आंसर होगा? कॉस्ट पर बॉटल। उस कॉस्ट पर बॉटल से कॉस्ट पर कार्टन तक कैसे पहुंचेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये रिक्वायरमेंट होगा। ये मैंने आपको पूरे सवाल का भी प्लान बना के दिया है। अब अगली मेहनत क्या है? हर PD का, अच्छा मेहनत OAR वाली है, मतलब मेहनत करने में ऐसे ही जैसे हम OAR पर आर निकालने लगे, लेकिन वो OAR नहीं होगा, वो वैसे ओवरहेड पर आर होगा। तो हर PD का जब ओवरहेड पर आर निकाल लेंगे तो उसको यहां रखेंगे तो ये सारा सवाल जो रिक्वायर्ड था वो सॉल्व हो जाएगा। सवाल का पहला पैराग्राफ, आखिरी टेबल, उसकी ऊपर वाली लाइन, नीचे वाली लाइन और रिक्वायरमेंट, ये पढ़ के ये पता चल रहा है कि हमने यही काम करना है। और जो दूसरा टेबल है उसकी भी सेकंड लास्ट लाइन से
आवर्स पर बॉटल, ये वो दिए हुए। क्योंकि देखें इन ओवरहेड्स को हमने बॉटल्स के साथ रिलेट करना था, तो कोई कनेक्शन होना चाहिए था ना, तो वो कनेक्शन यही है पॉइंट, आवर्स पर बॉटल। इसलिए हम ओवरहेड पर आर निकालेंगे ताकि उसको रुपीस पर बॉटल बना सकें। हाँ जी जी, और पर बॉटल से रेट हो रहा है, जैसे और पर बॉटल और किस तरह से रेट हो सकता है इस डाटा में और कहाँ है? इस डाटा में बॉटल्स का ताल्लुक कहाँ बन रहा है? मशीन आर्स हो सकते थे, मशीन आर्स पर बॉटल, वो तो अलग से बता दिया ना। वो तो एक चीज हो जाती ना, सारे ओवरहेड्स को बॉटल के साथ लिंक करना है तो उसका कोई ना कोई बेस कनेक्शन होगा ना, तो वो लेबर आर से कनेक्ट कर दिया उसने, या वो मशीन आर से कनेक्ट कर देता। अगर पावर से कनेक्ट करता तो वो तो सिर्फ पावर का खर्चा बॉटल से लिंक होता ना, बाकी लाइट पॉइंट्स, ये बाकी जो जनरल लाइटिंग है, रेंट है, ये कहां से आने थे? तो ओवरहेड्स का कोई कॉमन पॉइंट है बॉटल्स के साथ, वो आर्स पर बॉटल है। अगर हम ओवरहेड्स पर आर निकाल लें तो उससे फिर हम ओवरहेड पर बॉटल तक पहुंच सकते हैं। हाँ जी, इसमें बताएं कोई कंफ्यूजन मजीद बाकी है तो? है जी, ओवर आवर्स में एक्सपेंसेस कैसे कवर होंगे? अच्छा चले मेरी बात सुने, यहां तक जो मैंने लिखा है ये तो नोट करें ना। कल मैं जब ये फिगर्स कैलकुलेट करूंगा ना तो फिर ये बात दोबारा समझा दूंगा कि मैं क्या कह रहा था। मुस्लिम 6601, परसों मैंने वो नरमी में की थी बात, नर्म मिजाज होना, खुश अखलाक होना, नर्म दिल होना, माफ़ कर देना, बर्दाश्त कर लेना, सब्र कर लेना, सब उसी के अंदर कवर हो रहा है। अच्छा, इसकी हदीस बताने से पहले ना आपको एक मिसाल से बताता हूँ। मिसाल को ख़ास नरमी से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मैं पॉइंट समझा पाऊँगा। ये जो शादियों पे खाना खुलता है, तो खाना खुलने के बाद हर एक की कोशिश ये होती है कि खाना उस तक पहुंच जाए, वो खाने तक पहुंच जाए और खाना उस तक पहुंच जाए। और अगर बोटियां हैं तो प्रॉपर बोटियां पहुंचें, बची कुछ हड्डियां ना हो, लेग पीस हो जाए, यानी जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं वो जल्दी जल्दी हम तक पहुंच जाए। अब उसमें क्या होगा कि उसमें बेसब्री भी होगी, उसमें धक्कम पेल भी होगी, उसमें पाँव पे भी चढ़ेंगे एक दूसरे के, गिरेगा भी, खाना अलहदा ज़ाया होगा, कपड़े अलहदा ख़राब होंगे। लेकिन ये जो सारी कोशिश हो रही है, ये सारी कोशिश इस बात पे हो रही है कि खाना हम तक पहुंच जाए, और खाना भी वो जो उन सब में पड़े हुए में से जो सबसे
अफजल खाना है वो हम तक पहुंच जाए। अब इसमें जो इस बात की वजह से कि नहीं ऐसी बदमज़गी होगी, धक्के पड़ेंगे, खाना ख़राब होगा, हो सकता है कि मैं चूँकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ तो ये ना हो कि जो वीक है वो मेरे धक्का लग जाए, गिर जाए, मेरा पाँव आ जाए किसी के पाँव पे। इस सोच की वजह से, मैं एक बड़ी सीरियस बात बता रहा हूँ, इस सोच की वजह से जो उस वक्त उस धक्कम पेल में नहीं जा रहा और उसके पीछे नियत यही है, अल्लाह ताला उस तक खाना पहुंचा देंगे और अच्छा ही पहुंच जाएगा। और अगर वो खाना ना भी पहुंचा तो उससे यकीनन कुछ और बेहतर मिल जाएगा। मुस्लिम 6601 सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, बेशक अल्लाह ताला नरमी करने वाला है और नरमी को पसंद फरमाता है, और नरमी पर वो जो कुछ अता फरमाता है वो सख्ती पर नहीं देता और ना उसके अलावा किसी और चीज़ पर अता फरमाता है। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।